एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। धनतेरस तो बीत गई खैर, लेकिन चलिए बिलेटेड हैप्पी धनतेरस। आइए चलते हैं एमिली डिकिंसन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, इंटरेक्टिव पैनल चूंकि हमने लिया था उसके सेटअप में थोड़ा सा देरी हुई, उसके लिए माफ कीजिएगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर। एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न ऑन, कब इनका जन्म हुआ था? नवंबर 24 1830, दिसंबर 10 1830, अप्रैल 25 1840, अक्टूबर 10 1835। तो दोस्तों हमने आपको बताया भी है इसको, यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा 1830। जो लोगों ने थियरी वाला पोर्शन ध्यान से देखा होगा वो इजीली कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। टू विच कंट्री डिड एमिली डिकिंसन बिलोंग टू? किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था, अमेरिकन पोएटेस है। अमेरिकन पोएटेस है तो यहाँ पे आपका अमेरिका हो जाएगा, या अगर यूएसए लिखा रहता है तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर इतनी छोटी सी चीज क्यों बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता यूएसए भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका का पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एमिली डिकिंसन वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ, किस टाउन में जन्म हुआ था हमें ये देखना है। इनका जन्म किस टाउन में हुआ था? एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में जन्म हुआ, न्यू जर्सी में जन्म हुआ। यहाँ पर दो विकल्प ही हमें देखने को मिल रहे हैं। हम देखते हैं शायद और विकल्प नीचे आ गए हों, सी और डी नीचे आ गया है। डोंट माइंड, अभी नया नया पैनल है तो थोड़ा हमें सीखने में भी समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपको। इसमें ए ऑप्शन, मैसाचुसेट्स यूएस में जन्म हुआ था, एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूएस में, ये ध्यान में रखना है। व्हेन इट कम्स टू द कोई भी ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑथर हो, पोएट हो, पोएटेस हो, उसके बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क की बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं। एटलीस्ट आपको उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, और उनका एपिथेट, कई सारे लोगों को एक नाम दिया जाता है। जैसे एमिली डिकिंसन की बात करें तो इन्हें प्राइवेट पोएटेस कहा जाता है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। द फुल नेम ऑफ डिकिंसन वाज, डिकिंसन का पूरा नाम, एमिली डिकिंसन का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूरा नाम जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, आपके सामने चार चार ऑप्शन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, या डिकिंसन, राइट प्रोनाउंसिएशन विल बी एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। तो ए ऑप्शन यहां सही हो जाएगा आपका। ये ध्यान रखिएगा, पूरा नाम जरूर पूछते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। नेम ऑफ एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन सिस्टर, इनकी बहन का नाम क्यों सिग्निफिकेंट हो जाता है? बिकॉज इट वॉज हर सिस्टर, ओविंग टू हर सिस्टर शी बिकेम वेरी पॉपुलर। अगर इनकी बहन नहीं होती तो ये पॉपुलर नहीं होती, क्योंकि पिछले जब कुछ सालों तक तो इन्हें कोई जान नहीं पाया था, क्योंकि इन्होंने कभी किसी से नहीं बताया था अपने साहित्य के प्रति जो इनका लगाव है। तो थैंक्स टू हर सिस्टर वो सामने आई, उसने इनकी बहुत सारी रचनाओं को पब्लिश करवाया। ओके, तो इसलिए इनके सिस्टर का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेविनिया। इनके सिस्टर का नाम क्या था? लेविनिया था दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन हमने पहले से ही टिक कर रखा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द बायोग्राफर ऑफ एमिली डिकिंसन? दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन। किसने बायोग्राफी लिखी है एमिली डिकिंसन पर? अगर मैं बात करूं तो बायोग्राफी किसने लिखी है? डॉक्टर जॉनसन ने लिखी, एल्बर्ट रॉबिन ने लिखी, या अल्फ्रेड हैबिजर ने लिखी, या सिल्विया पाथ ने लिखी? किसने लिखी? तो अल्फ्रेड हैबिजर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक देयर इज नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, पहले से ही आपको बताई जा चुकी है चीजें प्रीवियस वीडियो में। तो इन क्वेश्चंस को एक सरसरी तौर पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
हाउ मेनी पोम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, ये थोड़ा सा कट रहा है, यहां पर आते हैं। हाउ मेनी पोम्स आर एमिली डिकिंसन वो पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम, पूरी कितनी पोम इनकी लाइफ टाइम में टोटल कितनी पोम पब्लिश हुई हमें ये बताना है। अगर लाइफ टाइम में टोटल कितनी पोम पब्लिश हुई हमें ये देखना हो तो हमें हमारे पास देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। हमारे पास देखिए 9, 12, 50, 07। तो इनकी लाइफ टाइम में मतलब जब तक ये जीवित थी तब तक कितनी पोम पब्लिश हो चुकी थी? 7। ये ध्यान में रखिएगा, कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। Who is the author of, who wrote the poem Success is Counted Sweetest? Very easy question, you know it. It was none other than Emily Dickinson. Let's come to the next question. Emily Dickinson, poetess, क्या है? एन अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर ये देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिकन पोएटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमिली डिकिंसन डाइड ऑन, कब इनकी डेथ हुई एमिली डिकिंसन की? तो 15 में 1886 में इनकी डेथ होती है। ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज से इनकी डेथ हुई हमें यह बताना है। एमिली डाइड ऑफ, इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि इनकी डेथ किस कारण से हुई, हमें उस कारण को बताना है। तो इट इज ब्राइट डिजीज। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ब्राइट डिजीज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं दोस्तों तो यहां हम देखेंगे हु काउंट्स सक्सेस स्वीटेस्ट, हु काउंट्स सक्सेस स्वीटेस्ट, किसकी निगाह में सक्सेस स्वीटेस्ट होती है? काउंट्स मतलब कौन सफलता का महत्व सबसे ज्यादा जानता है, कौन व्यक्ति? तो ये पैराडॉक्सिकल पोम है। इसके हिसाब से हम देखेंगे दोज हु रीड दिस पोम, दोज हु विन अ लॉट, दोज हु डाई इन बैटल, दोज हु डोंट सक्सीड। कौन ज्यादा सफलता का महत्व जानता है? तो यहां पर पैराडॉक्सिकल पोम है। तो एमिली डिकिंसन कहती हैं कि जो सफल नहीं होता उसे सफलता का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा पता होता है। जो सफल नहीं होता, सफल व्यक्ति को फिर नहीं पता चलता उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत पैराडॉक्सिकल बात है लेकिन सच है। असफल व्यक्ति सफलता के मायने पूछने हों कि सफलता के मायने क्या है, सफलता का मतलब क्या है, तो असफल व्यक्ति बता सकता है। विरोधाभास, ये पैराडॉक्सिकल इनकी पूरी पोम है। ये पैराडॉक्स क्या होता है? व्हाट इज पैराडॉक्स? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। व्हाट्सएप पर तो पेड वाले बता ही सकते हैं। द पोम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ ब्यूटीफुल डैश स्टैंजा पोम। यहां पर आपको बताना है ये क्या है। 3 स्टैंजा है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें कुछ नया नहीं है, थियरी में मैंने सब कुछ बता दिया है। 3 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन है? 4 लाइनें हैं, ठीक है, 4 लाइन्स, 4 लाइन्स इन ईच एंड एवरी स्टैंजा। और इसके अलावा और बता दें, लाइन 6 और लाइन 8 इन दोनों में स्लैंट राइम का यूज हुआ है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। स्लैंट राइम, स्लैंट राइम क्या होता है इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ड्रिंक इज मेंशन्ड इन द स्टैंजा 1 ऑफ दिस पोम? कौन से ड्रिंक की चर्चा है? पोम के स्टैंजा 1 में किस ड्रिंक की चर्चा है? नेक्टर की चर्चा है। और मैंने नेक्टर को बताया भी था आपको कि एक तरह का पेय पदार्थ होता है, मीठा, वृक्षों से निकलता है। और दूसरा नेक्टर का मतलब क्या होता है? जो देवताओं का एक पेय पदार्थ होता है जिसे हम अमृत कहते हैं। तो नेक्टर के 2 मतलब हैं, वो मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
What item did the host take? यहां पर जो होस्ट वर्ड आया है पोम में, मैंने पहले ही बताया था, होस्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। होस्ट क्या है? होस्ट इज ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। पर्पल होस्ट आया था, लेकिन यहां पे होस्ट का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। पर्पल होस्ट, पर्पल का मतलब होता है जो राजसी रंग होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं अथॉरिटी का, सत्ता का जो रंग होता है वो पर्पल होता है। तो पर्पल होस्ट आया था, तो होस्ट क्या टेक करता है? द फ्लैग। आप पोम पढ़ेंगे या जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है तब आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। होस्ट जो एक विजेता सैनिक होता है, जो एक सैनिक जीत जाता है, जो पर्पल होस्ट होता है, वो फ्लैग लेके चलता है, विजय का ध्वज लेके चलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द डाइंग सोल्जर मोस्ट क्लियरली डिफाइन? एक जो मरता हुआ सैनिक है दोस्तों, व्हाट कैन द डाइंग सोल्जर मोस्ट क्लियरली डिफाइन? जो मरता हुआ सैनिक है वो किस बात को बहुत सेटल ढंग से, बहुत स्पष्ट ढंग से डिफाइन कर सकता है? कौन डिफाइन कर सकता है? किस बात को डिफाइन कर सकता है? जो हारा हुआ है, जो डिफीटेड है, जो डिफीटेड है, जो डाइंग है, जो मृत प्राय है, वही डिफाइन कर सकता है कि विक्ट्री का क्या मतलब है। विक्ट्री का क्या मतलब होता है, विजय का क्या मतलब होता है। जो जीत गया सैनिक वो नहीं डिफाइन कर सकता, वो नहीं जान सकता। अगर विजय का, विक्ट्री का, ट्रायम्फ का महत्व जानना है तो आपको उस सैनिक के पास जाना पड़ेगा जो पड़ा हुआ है, मृत प्राय है, मरने जा रहा है। वो बताएगा आपको कि विक्ट्री का क्या मतलब होता है, व्हाट इज विक्ट्री। तो एक डाइंग सोल्जर है, वो क्या मोस्ट क्लियरली डिफाइन करेगा? विक्ट्री। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थीम ऑफ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज, थीम क्या है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट की थीम क्या होगी? यू शुड ऑलवेज वांट टू सक्सीड, द वन हु फेल्स अप्रिसिएट्स इट मोर। ये थीम है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट की थीम क्या होगी? द वन मतलब वह इंसान, हु मतलब जो, फेल्स मतलब पराजित हो जाता है, अप्रिसिएट्स इट मोर। इट किसके लिए आया है? सक्सेस के लिए आया है। किसके लिए आया है? सक्सेस के लिए। सफलता को कौन ज्यादा अप्रिसिएट करता है? जो फेल हो जाता है, जो फेल हो जाएगा वो सफलता को। तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली, फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पीछे छूट गया। देखिए ये क्वेश्चन है, द थीम ऑफ सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज। थीम क्या है? थीम यही है दोस्तों, इस कविता की थीम यही है कि जो व्यक्ति पराजित हो जाता है, जो व्यक्ति हार जाता है, किसी भी चीज में पराजय हो, किसी भी चीज में हार हो, उसे कीमत में पता होती है कि सफलता क्या होती है। जो सैनिक हारा हुआ है उससे पूछिए कि सफलता क्या होती है। उसकी जो, वो अप्रिसिएट ज्यादा करता है उस चीज को। जिसका टीजीटी में हो गया वो टीजीटी की वैकेंसी को उतना अप्रिसिएट नहीं करेगा, अरे यार हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। लेकिन जिसका नहीं हुआ उससे पूछिए। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो थीम इसकी क्या है मैंने आपको बताया। इसकी थीम दोस्तों ये होगी, द वन हु फेल्स अप्रिसिएट्स इट मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा नया नया इंटरेक्टिव पैनल है तो थोड़ा सा हम लोगों को समझने में समय लग रहा है। आइए देखते हैं। वेयर डज द म्यूजिक बर्स्ट? वेयर डज द म्यूजिक बर्स्ट? आई होप दोस्तों आप लोग माइंड नहीं करेंगे। कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि नई नई कोई भी चीज होती है हम समझ नहीं पाते। वेयर डज द म्यूजिक बर्स्ट? जो म्यूजिक की आवाज किसे सुनाई देती है या कहां गूंजती है? ऑन द डाइंग सोल्जर्स ईयर। जो सैनिक मृतप्राय पड़ा है, वो जब दूर से आती हुई ध्वनि को अपने कानों में सुनता है, तब उसे समझ में आता है कि सफलता का क्या मतलब होता है। तो जो म्यूजिक किसके कहां कहां पर बर्स्ट होता है? इन द आई इन द ऑन द डाइंग सोल्जर्स ईयर। ऑन द डाइंग सोल्जर्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। This question is very important. What two images does Dickens use to symbolize success in success counted sweetest? कौन सी दो इमेजरी का प्रयोग करती हैं ये? What two images? कौन सी दो इमेजेस का यूज करती हैं डिकिंसन टू यूज टू सिंबलाइज सक्सेस? सफलता को सिंबलाइज करने के लिए, सफलता का एक तरह से हम कहें संकेत करने के लिए कौन सी दो इमेजेस का ये प्रयोग करती हैं? ये क्वेश्चन है आपका। द नेक्टर एंड द विक्टोरियस आर्मी। ये दो दो चीजों का जिक्र करती हैं सफलता को सिंबलाइज करने के लिए। कौन कौन सी चीजों का? नेक्टर का जिक्र करती हैं, विक्टोरियस आर्मी का जिक्र करती हैं। आपको याद दिला दूं, नेक्टर का जिक्र करती हैं कि वो व्यक्ति जो सोर थ्रोट वाला है, वह व्यक्ति जो सोर थ्रोट वाला है, वह व्यक्ति ही जान सकता है। क्या जान सकता है? कि नेक्टर का क्या महत्व है, इस पेय पदार्थ का क्या महत्व है। विक्टोरियस आर्मी वाला व्यक्ति नहीं जान सकता कि सफलता का क्या मतलब है, लेकिन जो पराजित सैनिक है वो बिल्कुल जान सकता है कि सफलता का क्या महत्व है। तो ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ये दो इमेजेस का यूज करती हैं, नेक्टर का यूज करती हैं, उसके बाद विक्टोरियस आर्मी का यूज करती हैं इस बात को सिंबलाइज करने के लिए, सक्सेस काउंटर सक्सेस को सिंबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does the defeated learn in success is counted sweetest? What does the defeated learn? जो हारा हुआ व्यक्ति है वो क्या सीखता है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट में? द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, पहला ऑप्शन। द डीप फीलिंग ऑफ एगनी, एगनी मतलब पीड़ा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है द मीनिंग ऑफ विक्ट्री। जो पराजित व्यक्ति है वो समझता है, क्या समझता है? मीनिंग ऑफ विक्ट्री। ओके, मीनिंग ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यहां पर क्या हो जाएगा? नेवर सक्सीड। यहां पर हम क्या पुट करेंगे? नेवर, हु नेवर सक्सीड। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। टू कॉम्प्रिहेंड नेक्टर, व्हाट इज नेक्टर? यहां पर पूछा गया है नेक्टर है क्या। टू कॉम्प्रिहेंड नेक्टर वर्ड आया है, ये फ्रेज आया है, तो यहां पर नेक्टर क्या है? तो नेक्टर दोस्तों हमने टिक पहले ही कर दिया, फिर भी बता दूं, अ डिलीशियस। नेक्टर क्या है? अ डिलीशियस ड्रिंक। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, टेस्टी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिलीशियस। और क्या हो जाएगा? कोई चीज बहुत सक्यूलेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत रसीली है। कोई चीज बहुत रसीली है, इसका मतलब बहुत सक्यूलेंट है, लेकिन यहां पे रसीला नहीं आया, डिलीशियस आया है। डिलीशियस का मतलब क्या हो जाएगा? टेस्टी, स्वादिष्ट। तो यहां पर नेक्टर क्या है दोस्तों? एक स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। टू कॉम्प्रिहेंड नेक्टर रिक्वायर्स सोरस नीड।
तो यहां पर सोरेस्ट क्या मतलब है? सोरेस्ट से मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, पेनफुल से मतलब है। क्या है सोरेस्ट? मीन पेनफुल। हाउ मेनी लाइन्स आर इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट? कितनी लाइनें हैं? 3 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा में 4 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हो गई? कितनी लाइनें हैं? तो ये लाइनें हो जाएंगी 12 लाइन्स with 3 stanzas of 4 lines each. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट किस पे बेस्ड है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया। बिलीफ इन गॉड, द लॉ ऑफ अपोजिट्स, वॉर, जेलसी। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। बिलीफ इन गॉड तो होगा नहीं, बिलीफ इन गॉड का तो सवाल ही नहीं उठता। सक्सेस काउंटेड द लॉ ऑफ अपोजिट्स, बिलीफ इन गॉड नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, जेलसी नहीं होगा। लॉ ऑफ ऑपोजिट्स या इसी को पैराडॉक्सिकल है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ पैराडॉक्स या लॉ ऑफ ऑपोजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्वीट थिंग इज मेंशन्ड इन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट? कौन सी स्वीट चीज मेंशन्ड है? नेक्टर का मेंशन है। किसका मेंशन है? नेक्टर का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, who had managed to convince Dickinson to publish a poem Success Counted Sweetest anonymously in a volume called A Mask of Poets? अब इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है किसने इनको कन्विंस किया, किसको? एमिली डिकिंसन को किसने कन्विंस किया, किसने मनाया कि आप अपनी पोम सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट को पब्लिश करवाइए, प्रकाशित करवाइए एनोनिमसली। एनोनिमसली मतलब, एनोनिमस क्या होता है? गुमनाम रूप से। पब्लिश करवाने के लिए मना लिया कि एनोनिमसली ही पब्लिश करवाइए, मतलब अपना नाम मत दीजिएगा, लोग आपको नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप पब्लिश करवाइए। एनोनिमसली मतलब गुमनाम रूप से। इन वॉल्यूम कॉल्ड मास्क ऑफ पोएट्स, किस वॉल्यूम में पब्लिश करवाने के लिए मनाया? मास्क ऑफ पोएट्स, ये वॉल्यूम का नाम है। इसी में पहली बार पब्लिश हुई थी। ओके, इसी में पहली बार पब्लिश हुई थी। लेकिन किसने इन्हें सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट को पब्लिश करवाने के लिए कन्विंस किया? कन्विंस करना मतलब परसुएट करना। ओके, कन्विंस करना मतलब किसी को परसुएट करना, मतलब किसी को मना लेना। किसने इन्हें कन्विंस किया था? हेलन हंट जैक्सन ने। उत्तर आपका हो जाएगा हेलन हंट जैक्सन ने कन्विंस किया था इनको, डिकिंसन को, कि पब्लिश करवाइए आप अपनी पोम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एनोनिमसली। किसमें? मास्क ऑफ पोएट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बुक मास्क ऑफ पोएट्स एडिटेड बाई एंड वॉज पब्लिश्ड बाई, एडिट किसने किया और पब्लिश किसने करवाया, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए आपका ये रॉबर्ट ब्रदर्स, ये चीज हो जाएगी। मैं बात करूं अगर ए ऑप्शन की, जॉर्ज पार्सन, लैथ्रोप, रॉबर्ट ब्रदर्स। तो एडिटेड बाय जॉर्ज पार्सन, लैथ्रोप, और पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट ब्रदर्स। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following poets was Dickinson's close friend and mentor in Amherst? निम्नलिखित कवियों में कौन सा डिकिंसन का क्लोज फ्रेंड था और मेंटर भी था? मेंटर मतलब उनको बहुत ज्यादा गाइड किया, उनके अंदर उन पर काम किया ढेर सारा, मतलब उनको सुधारने के लिए, उनकी जो कविता के प्रति इंटरेस्ट था उसको एक क्या कहते हैं कि और पॉलिश करने के लिए। तो हु वाज, कौन क्लोज फ्रेंड था? कौन सा ऐसा पोएट था, कौन सा ऐसा पोएट था जो इनका पहली चीज तो क्लोज फ्रेंड था और दूसरी चीज मेंटर भी था? कहां पर? एमहर्स्ट में। कौन था ऐसा? अब देखिए इसका उत्तर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसका आंसर,
none of the above. Dickinson was not friends with any important poets. डिकिंसन की किसी से दोस्ती नहीं थी, कोई भी पोएट उनका दोस्त नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये ध्यान में रखिएगा आप। विच ऑफ दीज इज द लास्ट लाइन ऑफ सक्सेस काउंटेड स्वीचेस? इनमें से लास्ट लाइन, पहली लाइन और लास्ट लाइन आपको जरूर ध्यान में रखनी है, और उसमें अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे सक्सेस काउंटेड स्वीचेस की अगर बात करें तो पैराडॉक्सिकल पोम है, इस बात का हमें इत्मीनान रखना है। उसके अलावा लाइन 6 और लाइन 8 में स्लैंट राइम का यूज हुआ है, जिसे लेजी राइम, स्प्रैंग राइम या और नामों से जाना जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं लास्ट लाइन है। पहली लाइन हमने देखी थी, अब यहां पे पूछ रहा है लास्ट लाइन कौन है, तो लास्ट लाइन यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। बर्स्ट, एगनाइज्ड एंड क्लियर, ये लास्ट लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इसे हम कैमरे के हिसाब से जूम कर देते हैं। एमिली डिकिंसंस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन, इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ जो पोएट्री था वो कहां पब्लिश हुआ? फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री कहां पब्लिश हुआ? पब्लिश्ड इन डैश बाय हर पर्सनल acquaintances T.W. हिगिंसन एंड M.L. टॉड। तो 1890 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1890। एमिली डिकिंसंस फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन 1890 बाय हर पर्सनल acquaintances। acquaintances मतलब परिचित, जो इनके परिचित थे। कौन कौन? T.W. हिगिंसन एंड M.L. टोड, ये इनके परिचित थे, अक्वेंटेंस में थे। ओके, ध्यान में रखिएगा, M.L. टोड और T.W. हिगिंसन। तो इन्होंने 1890 में पहला कलेक्शन ऑफ पोएट्री इनका पब्लिश करवाया, एमिली डिकिंसन का। अक्वेंटेंस मतलब परिचित। तो किन लोगों ने इनका पहला जो कलेक्शन है पोएट्री का पब्लिश करवाया? 1890 में हिगिंसन और टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड डिकिंसन डाई? डेथ कहां हुई, ये हमें बताना है। डेथ हुई एट द फैमिली होम इन एमहर्स्ट। फैमिली होम एमहर्स्ट में ही डेथ हुई इनकी। जन्म भी यही हुआ था, डेथ भी यही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो हम करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कई जगह पे इसे बैलड लिखा हुआ मिलता है, लिरिक लिखा हुआ मिलता है। अगर बैलड और लिरिक दोनों आपके ऑप्शन में आते हैं तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है कि सर आपने पहले तो बैलड बताया था, यहाँ लिरिक लिखा हुआ है, अब हम क्या करें। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको पढ़ना है, सारा समाधान मैं बताऊंगा। ये देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वैसे मैं पीडीएफ तो दूंगा ही, स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ लिरिक। क्या है? लिरिक है, लिरिक पोम एमिली डिकिंसन की है। एमिली डिकिंसन इज ए 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट, 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट है या पोएटेस है। पोएट का जो अगर फेमिनाइन जेंडर होगा तो पोएटेस हो जाएगा, हालांकि आज के डेट में एक न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज किया जाता है पोएट और पोएटेस, पोएटेस को भी पोएट कह दिया जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब देखिए, दिस पोम वाज रिटन इन 1859 एंड पब्लिश्ड and first published anonymously in the Brooklyn Daily Union in April 27, 1864. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। इसमें जो सुधीर कुमार अरोरा जी की बुक में दिया हुआ है, शायद डेट गलत दी हुई है, ठीक है, तो बी केयरफुल, इसको फाइनल मानिएगा आप। इसके पहले जो मैंने बताया था उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन में वो भी आ सकता है, ऑप्शन में दोनों कभी नहीं आएंगे। दरअसल जो इसके पहले मैंने थियरी वाला पोर्शन में इंस्पायर्ड था अरोरा जी से, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, ध्यान दीजिएगा पेड वालों, और बार बार क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं यहां पर। यहां पर ये फाइनल मानिएगा इनका पब्लिकेशन की डेट
दिस पोम वॉज रिटन इन 1859। कब लिखी गई? अनडाउटेडली, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन द ब्रुकलिन डेली यूनियन इन अप्रैल 27, 1864। ओके। और जो और पब्लिकेशन की डेट जो श्री सुधीर कुमार अरोरा जी की बुक में, डॉक्टर सुधीर कुमार अरोरा जी की बुक में दी हुई है, नीचे हम देख लेते हैं पहले और आगे क्या कहा गया है। अब देखिए आगे, इसको मैंने बहुत अच्छे से यहां क्लियर किया है अपनी टीम के साथ, वसु मैम के साथ मिलके। इट वॉज रीपब्लिश्ड इन द एंथोलॉजी अ मास्क ऑफ पोएट्स, जो मैंने इसके पहले बताया था। इसके पहले जो मैंने आपको थियरी में बताया है, इसके प्रीवियस वीडियो में ये बताया था पब्लिकेशन डेट, ये भी सही है, लेकिन हकीकत ये है अरोरा जी ने ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रीपब्लिश हुई है यहां पर, ये अरोरा जी ने दिया हुआ है अपनी बुक में, लेकिन पब्लिश पहले ही हो गई है। कब पब्लिश हो गई है अभी मैं बताता हूं आपको। इट वॉज पब्लिश्ड इन एंथोलॉजी ऑफ, इट वॉज रिपब्लिश्ड, इस पे जोर दीजिएगा, रिपब्लिश्ड in the anthology of Masque of Poets 1878 as part of a series of books published without writer's name. It was published as a success. इसमें किस नाम से पब्लिश हुई थी? सक्सेस नाम से, इन द बुक। थोड़ा सा दोस्तों सेव होने में समय लगता है कई बार। थॉमस नील्स और थॉमस नील्स एडमिटेड was slightly changed in a phraseology। तो दोस्तों पहले जो पब्लिश हुई थी उसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं, कोई डाउट ना रहे। द पोम वॉज रिटन इन 1859, अनडाउटेडली आपको बिल्कुल डाउटफुल नहीं रहना है इसको लेके। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वॉज रिटन, दिस इज रिटन डेट, कंपोजिशन डेट जिसे हम बोलते हैं। पब्लिश, फर्स्ट कब पब्लिश हुई बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर कोई भी, अगर इवन पेपर सेट करने वाले या आंसर की में भी देता है तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं। पहली बार पब्लिश हुई एनोनिमसली, नाम नहीं दिया गया था इनका। कहां पर? ब्रुकलिन डेली में पहली बार पब्लिश हुई, ब्रुकलिन डेली यूनियन में पब्लिश हुई अप्रैल 27 में, डेट सहित दे रहा हूं, 1864 में। फिर से ये जो सुधीर कुमार अरोरा जी जो देते हैं अपनी बुक में, वो रीपब्लिश हुई है, उन्होंने पब्लिश दिया हुआ है लेकिन रीपब्लिश हुई है। उसी को मैंने पहले, इसको मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन जो मैंने बताया वो रीपब्लिकेशन बताया था। यहां पर ये लाउड एंड क्लियर है। इट वॉज रीपब्लिश इन एंथोलॉजी ऑफ मास्क ऑफ पोएट्स, एंथोलॉजी ऑफ मास्क ऑफ पोएट्स एज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड विदाउट राइटर्स नेम। इट वॉज पब्लिश एज सक्सेस। किस नाम से रीपब्लिश हुई थी? सक्सेस। इन द बुक थ्रू the publisher Thomas Neils admitted it was slightly changed in phraseology. This poem is written in iambic trimeter but line 5 in iambic tetrameter. अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयम्बिक, ओवरऑल पोएम आयम्बिक ट्राइमीटर में है, आयम्बिक ट्राइमीटर, बट लाइन 5 इन सॉरी इन आयम्बिक टेट्रामीटर में है। किस में है? आयम्बिक टेट्रामीटर। लाइन 5 को छोड़ दे तो आयम्बिक ट्राइमीटर में पूरी की पूरी पोएम है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट डिस्कसेस द आइडिया ऑफ कंपेंसेशन। ये भी ध्यान में रखना है, क्या डिस्कस करती है? आइडिया ऑफ कंपेंसेशन। In the poem, Emily Dickinson has given the concept of success in a paradoxical manner। ये तो आपको मालूम है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस को इन्होंने किस मामले में दिखाया है? पैराडॉक्सिकल मैनर में, कि जो व्यक्ति सफल हो जाता है वो सफलता की उतनी वैल्यू नहीं करता, जो व्यक्ति असफल होता है रियल में वैल्यू वो करता है सफलता की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमिली डिकिंसन मेक्स गुड यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड इरेगुलर यूज ऑफ डैस्ट। तो इन सब चीज़ों का ये यूज करती हैं अच्छे से। कहाँ पे कैपिटलाइजेशन करना है, इरेगुलर यूज ऑफ डैश, इन सबको, मतलब एक पोइटिक लाइसेंस होता है, ये आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। माई वॉर्स आर लेड अवे इन बुक्स। द लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन 2001 इज ए बायोग्राफी बाई अल्फ्रेड हैबिजर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है, अल्फ्रेड हैबिजर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है, माई वॉर्स आर लेड अवे इन बुक्स। Harold Bloom indicates success was one of Dickinson's earliest manuscript poems and one of only 7 poems published during her lifetime. हेराल्ड ब्लूम क्या इंडिकेट करते हैं, हमें ये देखना है। हेराल्ड ब्लूम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सक्सेस वाज वन ऑफ डिकिंसंस अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पोम्स एंड वन ऑफ ओनली 7 पोम्स पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। 7 पोम्स जो इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई उनमें से एक पोम है, कौन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। इनकी लाइफ टाइम में केवल 7 पोम ही पब्लिश हो पाई थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। Among her friends and family, common nickname for Emily Dickinson was Queen Recluse. कॉमन नेम इनका क्या था, इनके फ्रेंड्स में, among her friends, फ्रेंड्स तो वैसे थे नहीं इनके ज्यादा, लेकिन जो भी इनके एक्वेंटेंस थे या परिचित लोग थे इनकी फैमिली में, कॉमन निकनेम इनका क्या था, एमिली डिकिंसन वॉज क्वीन रेक्लूस इनको कहा गया। कॉमन निकनेम इनका क्या, क्वीन रेक्लूस के नाम से जानी जाती थी अपने परिचितों के बीच में। हेराल्ड ब्लूम लिस्टेड एमिली डिकिंसन अमंग द 26 सेंट्रल राइटर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हेराल्ड ब्लूम ने इनको किसमें इंक्लूड किया है, एमिली डिकिंसन को 26 सेंट्रल राइटर्स में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो टॉप 26 राइटर्स हैं उनमें इंक्लूड किया है हेराल्ड ब्लूम ने, किसको, एमिली डिकिंसन को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। इसमें से अगला क्वेश्चन है, who managed to convince Dickinson to publish her poem Success is Counted Sweetest anonymously in the volume called Mask of Poets। तो ये मैंने पहले भी बताया था, हेलन हंट जैक्सन ने इनको कन्विंस किया था कि आप सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट को पब्लिश करवाइए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। The first volume of Emily Dickinson's poem was edited jointly by Mabel Loomis Todd and T.W. Higginson। ये भी बताया जा चुका है पहले ही आपको। ओके, ध्यान में रखिएगा, फिर से इसको कर देते हैं, शायद वो रह गया था, इसको पूरा देख लीजिए एक बार फिर से। यहां से, हु मैनेज टू कन्विंस डिकिंसन टू पब्लिश हर पोम सक्सेस काउंटेड स्वीटेस्ट, ये तो आपको मैंने बताया, हेलेन हंट जैक्सन ने। उसके बाद द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एमिली डिकिंसंस पोम्स वाज एडिटेड जॉइंटली बाय, किसके द्वारा, मॉबेल लूमिस टॉड या एमएल टॉड आप कह सकते हैं, और टी डब्ल्यू हिगिंसन द्वारा। ये जो एमिली डिकिंसन के पोम्स का पहला वॉल्यूम था वो एडिट किया गया था। बिकॉज ऑफ हर रिक्लूसिव नेचर, यहां पर देखिए दोस्तों, बिकॉज ऑफ हर रिक्लूसिव नेचर पीपल अराउंड टाउन रिफर टू हर एज द मिथ। जो उनका रिक्लूसिव नेचर था, अकेले में रहने का जो स्वभाव था, उन्हें उस वजह से क्या कहा जाता था, जो अराउंड टाउन, जो आसपास के गली मोहल्ले के लोग हैं, उनको क्या कहते थे, द मिथ। क्या कहते थे, द मिथ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। Who introduced Emily Dickinson
टू द राइटिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन के सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने? क्वेश्चन क्या था कि किसने एमिली डिकिंसन के सामने वर्ड्सवर्थ को इंट्रोड्यूस किया, मतलब वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया? तो इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन। Whose first book of collected poems was gifted to Emily Dickinson by Benjamin Franklin Newton? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी जो एक कविता संग्रह एमिली डिकिंसन को बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन ने दिया था। किस कविता संग्रह को, किस कवि के कविता संग्रह को बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन ने एमिली डिकिंसन को दिया था? तो ये थे राल्फ वाल्डो इमर्सन। इन्हीं के कविता संग्रह को इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन ने दिया था? किसे? एमिली डिकिंसन को। एमिली डिकिंसन हैड एन ओल्डर ब्रदर नेम्ड विलियम ऑस्टिन एंड यंगर सिस्टर कॉल्ड लेविनिया। इनका नाम याद रखिएगा, लेविनिया का, क्योंकि इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एमिली डिकिंसन को पॉपुलर बनाने में। नहीं तो वो तो बिल्कुल प्राइवेट पोएटेस हैं, किसी से कोई उनका मतलब रहता नहीं था। एमिली डिकिंसन्स एपिटाफ रीड्स कॉल्ड बैक। इनके एपिटाफ पे क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड बैक, मतलब वापस बुला ली गई। मतलब इस धरती पे आई थी, कहने का तात्पर्य ये है फिर से बुला ली गई वापस, कॉल्ड बैक। एमिली डिकिंसन वाज कंसीडर्ड एन एक्सेंट्रिक लोकल्स। कंसीडर्ड एन एक्सेंट्रिक बाय लोकल्स। एक्सेंट्रिक मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप, ओके। लोकल्स इनके बारे में मानते थे, हालांकि ऐसा थी नहीं, अपने काम से काम रखती थी, बड़ी इंट्रोवर्ट नेचर की थी। तो लोकल्स क्या मानने लगे थे? एक्सेंट्रिक मानने लगे थे, थोड़ा सनकी टाइप, विजार टाइप। बिजार एक वर्ड होता नहीं, बिजार। Emily Dickinson's poems were unique for her era because they contained short lines, lacked titles, and often used slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation. अनकन्वेंशनल, ये ध्यान में रखिएगा इतना बस कि अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत, कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का इन्होंने प्रयोग किया है। कहां पर कैपिटल लेटर का यूज होगा, कहां पर नहीं होगा, इसका ध्यान नहीं रखा। पोएटिक लाइसेंस के तहत, पोएटिक लाइसेंस क्या होता है कि कवियों को थोड़ी सी आजादी होती है इधर उधर करने की, ग्रामर के नियमों से छेड़छाड़ करने की। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनकन्वेंशनल, कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का यूज इनकी पोम में बहुत हुआ है। स्लैंट राइम हो गया, जो कैपिटलाइजेशन, अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन हो गया या पंक्चुएशन हो गया, इन सब चीजों का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया। हु पब्लिश द पोम्स ऑफ एमिली डिकिंसन इन 1955? ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसने पब्लिश किया पोम्स ऑफ एमिली डिकिंसन इन 1955? थॉमस जे जॉनसन ने पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लास्ट पोम डिकिंसन रोट बिफोर हर डेथ वॉज? कौन सी लास्ट पोम थी जो इन्होंने लिखी अपनी डेथ के पहले? दोस्तों ये देखिएगा, ये पोम है सो गिव मी बैक टू डेथ, ये पब्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ एमिली डिकिंसन फादर? तो यहां पर देखिए एडवर्ड डिकिंसन इनके फादर का नाम था। हुज एजुकेशन वॉज एम्बिशियसली क्लासिकल फॉर अ विक्टोरियन गर्ल? एमिली डिकिंसन की जो एजुकेशन क्या थी? एम्बिशियसली क्लासिकल थी, क्लासिकल एजुकेशन थी फॉर अ विक्टोरियन गर्ल, ओके। सी गॉट क्लासिकल एजुकेशन, ओके, एम्बिशियसली क्लासिकल। तो किसकी? एमिली डिकिंसन की जो एजुकेशन थी, जो शिक्षा दीक्षा थी, वो क्लासिकल टाइप थी। नेक्स्ट आते हैं, a complete and mostly
unaltered collection of Emily Dickinson's poems was made available for the first time by a scholar. A complete and mostly unaltered collection of Emily Dickinson's poem was made available. जो कंप्लीट कलेक्शन आप इनकी पोम्स का पूरा कलेक्शन है वो किसके द्वारा लाया गया, कौन से स्कॉलर थे जो लाए फर्स्ट टाइम, तो वो कौन थे देखते हैं। ये थे थॉमस जॉनसन। थॉमस जॉनसन पूरी कविताओं का एक संग्रह इन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड एमिली डिकिंसन्स पोम आफ्टर हर डेथ। हर यंगर सिस्टर लेविनिया ने डिस्कवर किया। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए और इन पूरे क्वेश्चंस को मैंने पहली बार आपके सामने इंटरेक्टिव पैनल पर प्रेजेंट किया। कभी पोम पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में इंटरेक्टिव पैनल पे, या कभी ग्रामर या वोकैब पढ़ाऊंगा, हम साथ साथ एंजॉय करेंगे। और यकीन मानिए अगर मैं जैसा कहता हूं उस हिसाब से आप चलते हैं, आई अश्योर योर सक्सेस। तो पढ़ते रहिए। पेड चैनल को टेलीग्राम पर द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश को आप फ्री चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। और हमारे 3 चैनल हैं जो पेड हैं, वॉरियर्स लिटरेचर, वॉरियर्स ग्रामर और वॉरियर्स जीएस। इसके अलावा आप हमें कभी भी पेड बैच वाले कॉल कर सकते हैं। शाम 5 बजे से 8 बजे तक ही कॉल करें, बीच में अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब ना करें। 5 से 8 में बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।